बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा बासी। आज हम जंग की प्रोग्राम में आगाज़ में ही बात करेंगे जहाँ पे इजराइल की जानिब से भी मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला आज भी जारी रहा और ईरान की भी भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रहीं। जनूबी लेबनान का अगर रुख किया जाए तो वहाँ पर भी इस वक्त जो झड़पें हैं वो शिदत अख्तियार कर चुकी हैं। उसका हमें माहौल पता है, जहाँ पे इसराइल अपने ट्रूप्स को ग्राउंड में उतार चुका हुआ है कई दिन से और उनको आगे लेके बढ़ता चला जा रहा है। जो आबादी है वहाँ पर उनको बार बार ये कहा जाता है कि वो अपने घरों को खाली कर दें, लेकिन हिजबुल्ला और इजरायली अफवाज जो है वो वहाँ पे आमने सामने हैं। हिजबुल्ला ने तो वाज़े तौर पे ये कहा कि जंग बंदी मुज़ाकरात को हम मुस्तरद करते हैं और जिसके बाद ये खदशात मजीद बढ़ गए कि जंग का जो दायरा कार है वो मजीद वसी भी हो सकता है। तो दूसरी जानिब अमरीका भी इस जंग में बराह रास्त शामिल नज़र आ रहा है। उसके जंगी जहाज़ और बहरी बेड़े खित्ते में सरगर्म हैं। इसमें वाशिंगटन की जानिब से जंग बंदी और मुज़ाकरात की बातें भी सामने आ रही हैं। जो डायलॉग की बहस है वो भी इस वक्त बढ़ रही है कि जो डायलॉग है क्या वो होने जा रहा है, नहीं होने जा रहा, कहाँ पे होने जा रहा है। उसमें पाकिस्तान का बहुत नाम आ रहा है, पाकिस्तान की मीडिएशन का। फॉरेन मिनिस्टर की मैं अगर बात करूँ तो उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान मैसेज रिलेइंग का किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि ये मीडिएशन का किरदार है जो वो पाकिस्तान निभाना चाहता है और पाकिस्तान चाहता है कि जो पीस टॉक्स हैं उसको पाकिस्तान में होस्ट किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए भी, और अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान पूरी दुनिया को एक ऐसी और ख़ासतौर पर खित्ते को एक ऐसी जंग से निकालेगा जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ ईरान, अमेरिका और इसराइल को जो है वो अफेक्ट किया, बल्कि पूरी दुनिया को इसके इम्पैक्ट जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान का किरदार पहले ही बहुत पॉजिटिव है और अगर ये कामयाब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन इसकी बहुत सी अगर किसी को मसला हो रहा है तो वो हमारे पड़ोसी मुल्क में हो रहा है बहुत ज़्यादा। वो भारत की मैं अगर बात करूँ तो वो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर तक हैं वो भूल चुके हैं कि किस ज़बान का इस्तेमाल उनको बतौर एक मिनिस्टर करना चाहिए, और वो जो ज़बान का इस्तेमाल उन्होंने पाकिस्तान के लिए किया। खैर वो कोई हमारे लिए हैरत की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन वो इस हद पे ज़रूर हमें शौक करता है कि इस तरह से एक मिनिस्टर की ज़ुबान नहीं होनी चाहिए और एटलीस्ट मीडिया पे इस तरह के अल्फाज नहीं आने चाहिए। बहरहाल ये पाकिस्तान के लिए जो डिप्लोमेटिक विन होगी, ऑफ कोर्स वो पाकिस्तान के दुश्मनों को कभी भी हजम नहीं होगी। इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन किया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब ने, जो कि ही इज़ अ स्ट्रेटेजिक फोरकास्टर एंड सीनियर डायरेक्टर एट द न्यू लाइन्स इंस्टीट्यूट इन DC एंड अ जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने ये कंफर्म किया कि पाकिस्तान मैसेजिंग कर रहा है इस वक्त ईरान और US साइड के दरमियान जो मीडिएशन प्रोसेस है उसको आगे लेके जाने के लिए। हाउ सिग्निफिकेंट इज दैट? जी शुक्रिया नम्रा। देखें, इट्स प्रीटी सिग्निफिकेंट। पाकिस्तान द लास्ट टाइम ये पाकिस्तान ने इस तरह का रोल किया था अमेरिका और किसी और मुखालिफ के दरमियान, that was the 1970s, and it was between the People's Republic of China and the Nixon administration at the time. तो ये उस लेवल का तो नहीं है क्योंकि US और चाइना और उस सेंस में जो है ना बिगर पावर्स, ईरान इज़ अ मच स्मॉलर पावर, बट नॉनदलेस क्योंकि ये ईरान एक बहुत बड़ा मुहिम्मा बना रहा है कई दिहाइयों से, लगभग 50 साल होने लगे हैं अमेरिका के लिए, तो पाकिस्तान का किरदार जो है वो बहुत अहम है। स्पेशली अगर आप ये देखें कि अमरीकी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान जो है एक ट्रबल्ड स्टेट था going all the way back to 9/11 and even before. अच्छा कामरान साहब, इस वक्त हमें जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही है कि इस्लामाबाद के अंदर बहुत गैर मामूली मूवमेंट देखने को आ रही है और कुछ डेलीगेशन ये भी बताया जा रहा है कि वो शायद टर्की से आ चुके हैं पाकिस्तान में। ऑफकोर्स वो एक डेवलपिंग स्टोरी है, हम उस पर मुख्तलिफ तरह की एक तो एनालिसिस भी सुन रहे हैं, खबरें भी सुन रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो टर्की का नाम भी आ रहा था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, या पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी द होस्ट, जो इस मीडिएशन प्रोसेस का एक होस्ट हो सकता है, और पाकिस्तान की तरफ कितनी ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं? जी देखें, ये इब्तदाई लम्हे हैं एंड इन अर्ली मोमेंट्स में जो है कहीं भी मामला जा सकता है, बिकॉज कोई चीज़ हतमी नहीं है। लेकिन अगर आप इसको अपना स्ट्रेटिजिकली देखें तो तुर्की जो है वो ईरान के लिए उतना जो है वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि इट्स अ राइवल, हिस्टोरिक राइवल है। पाकिस्तान इज़ नॉट अ हिस्टोरिक राइवल ऑफ ईरान, और पाकिस्तान जो है का लीस्ट ट्रबल्ड रिलेशनशिप है ईरान के साथ। और फिर पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के साथ उसके बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, गो कि तुर्की के भी हैं, लेकिन फ्रॉम एन इरानियन पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इट टेक्स टू टू टैंगो। सो सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है, यहाँ पे ईरान, अगर आपने बातचीत करनी है तो ईरान का भी जो है इसमें इनपुट होगा कि वेन्यू क्या बने, किसके थ्रू हो। तो आई थिंक कि जो है ओमान का जो चैनल है उसके कलैप्स के बाद
पाकिस्तान जो है वो अहम हो चुका है। आई थिंक कि ये इसमें छोटा मोटा वो उसका भी रोल है कि पाकिस्तान की जो एम्बेसी है डीसी के अंदर, उसमें इट हाउसेस द ईरानियन इंटरेस्ट सेक्शन, बिकॉज ईरान के बाज़ाब्ता तौर पे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं अमेरिका के साथ। हम्म। अच्छा कामरान साहब, इस वक्त आप तो जाहिर है डीसी हम लोग से हम बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे मौजूद हैं तो आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में पता होगा। चले मैं उसके बारे में बाद में बात करती हूँ। आई वुड बी टॉकिंग अबाउट द 15 पॉइंट्स जो कि ले डाउन किए गए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। डू यू थिंक कि वो ईरान उन पॉइंट्स पे निगोशिएट करेगा? निगोशिएट कर रहा है ना जी। मतलब ये वी हैव टू मूव बियॉन्ड सॉर्ट ऑफ रेटरिक एंड पोस्चरिंग, और जो पब्लिक स्टेटमेंट्स हैं उनका काम ऑब्फिस्केट करना है, इनलाइटन करना नहीं है। इट्स फॉर पब्लिक रिलेशंस मैनेजमेंट। ओके। सो व्हाट एक्टर्स डू इज नॉट नेसेसरली व्हाट दे से इन पब्लिक। और ख़ास तौर पे जब इस तरह के सेंसिटिव या नाजुक किस्म के जो है ना मुज़ाकरात हों, तो यू कीप योर कार्ड्स क्लोज टू योर चेस्ट एटलीस्ट फ्रॉम द पब्लिक। तो अब उसमें जो है वो 15 नुकात हैं। तो अब ईरान ने अभी थोड़ी देर पहले, घंटा पहले ब्लूमबर्ग की खबर थी कि ईरान ने अपने जो है वो रिस्पांस भेजा है अमेरिका को, एंड जाहिर है वो इस्लामाबाद से होके गया है। So this is a haggling. I mean, look, no, geopolitics is not different from a business deal. When you're ओके। negotiating, you're haggling, and you're saying कि जी ये मुझे काबिल कबूल है, ये उसको नहीं है, तो you have to reach some sort of a settlement, and this is the process. अच्छा, आई हैड मुनीर अकरम साहब विद मी ऑन माय शो। तो उनसे जब मैंने ये सवाल पूछा था कि जो पॉइंट्स हैं इस पे ईरान नेगोशिएट करेगा, तो उन्होंने कहा था कि जो दोनों साइड्स हैं, इवन इसमें मैंने बहुत से आर्टिकल्स भी पढ़े, तो ज़्यादातर लोगों की राय ये है इसमें कि लगता नहीं है कि ये जो पॉइंट्स हैं उन पे ईरान आएगा, या जो ईरान की तरफ से भी पॉइंट्स रखे गए 5-6 उसके ऊपर अमेरिका आएगा। तो दोनों जो साइड्स हैं उनके पॉइंट्स, उनमें बहुत ज़्यादा हमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी तो कहीं पर दिखाई नहीं देती ना। तो वो ये समझते हैं मुनीर अकरम साहब भी कि ये डायलॉग शायद कामयाब ना हो बेस्ड ऑन दीज ग्राउंड्स, बट यू थिंक अदरवाइज, राइट? I do, because look, it's not what, subjectively कोई क्या चाहता है, subjectively अमेरिका क्या चाहता है। Subjectively तो अमेरिका को Straits of Hormuz का प्रॉब्लम नहीं चाहिए, but it's a reality that the United States has to deal with. इसी तरीके से ईरान की रियलिटी ये है कि उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को और उसके मजमूई तौर पे रेजीम को जो है वो कमज़ोर पड़ चुकी है इस जंग के बाद। और ये जंग अभी 28 फरवरी को शुरू नहीं हुई, ये करीब 2 साल से चल रही है, और पिछले जून में भी बहुत बड़ा हमला हुआ था ईरान के ऊपर। सो ईरान इज गोइंग टू एक्ट बेस्ड ऑन इट्स रियलिटीज, और अमेरिका इज गोइंग टू एक्ट बेस्ड ऑन इट्स रियलिटीज। हो सकता है कि इस वक्त जो है, जैसे कि माजी में भी हमने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जब ऑफिस में आए पिछले साल, तो उन्होंने आते ही कहा कि भाई मैं बातचीत करना चाहता हूँ। तो बातचीत चली, फिर बातचीत कहीं पहुंच नहीं सकी, तो जून में जो है वो कार्रवाई हुई इसराइल की जानिब से, एंड अमेरिका टुक आउट दोज 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज दैट वर हार्डन्ड। उसके बाद फिर से बातचीत शुरू हो गई, बीच में फिर जो है मुजाहरे शुरू हो गए ईरान के अंदर, लेकिन उसके बावजूद बातचीत चलती रही। लेकिन जब बातचीत में नहीं पेशरफ्त होती, और फिर ये होता है कि देन पीपल रिटर्न बैक टू द फाइटिंग। सो इस वक्त भी यही हो सकता है कि लुक, राइट नाउ मे बी दे आर नॉट रेडी टू डील। देखें, ये सब्जेक्टिव प्रेफरेंस नहीं है, इस वक्त हमें यह तसव्वुर करने की भी जरूरत है कि ईरान के अंदर हु इज इन चार्ज। वी से IRGC, बट व्हाट डज दैट मीन? और जो है, क्योंकि उनकी लीडरशिप जो है को वो डिकैपिटेशन स्ट्राइक का शिकार हुई है। सो वी हैव अ रियलिटी कि जहां it could be that the Iranians themselves are not on the same page, and therefore negotiations don't move forward, which means we may have another round of जो है military activity, जो by the way रुकी नहीं है, साथ साथ चल रही है। So I think कि जो है we can't live in the moment. This is a dynamic battle space, a dynamic जो है negotiation situation। तो हमें उसके ये लम्हा बलम्हा जो है तब्दील हो रही है रियलिटी। तो डॉक्टर साहब, व्हेन यू से कि ईरान की जो अपनी लीडरशिप है मे बी वो एक पेज पे नहीं है, तो उससे क्या मुराद होती है? IRGC और जिनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है, मे बी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका ये मानना है कि हमें डायलॉग की तरफ जाना चाहिए और कोई ना कोई नेगोशिएशंस होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम IRGC का ये मानना है कि नहीं, हमें जो हमारा हार्ड एंड स्टांस है, अब तो हमारे पास एज भी ज़्यादा है, तो हमें उसी को बरकरार रखते हुए आगे जाना चाहिए। जो हमारी काइनेटिक एक वॉर चल रही है उसी के साथ आगे जाना चाहिए। दिस इज व्हाट दैट यू मीन? Well, look, yes and no. देखें, ईरान की ये जो सिचुएशन है, ये इसी वजह से है कि ईरान एक बड़े अरसे से अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार रहा है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पब्लिक
जो प्रोटेस्ट एंड व्हाट नॉट, मैं इंट्रा एलीट डिफरेंसेस की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अप्रैल 2024 में मैंने एक मजमून लिखा था पोस्ट खामेनी ईरान के नाम से, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक फोरकास्ट। उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया था कि जो थियोक्रेट्स हैं, यानी जो क्लर्जी है वो कमज़ोर पड़ चुकी है। खामेनी इज़ टू ओल्ड एंड पावर हैज शिफ्टेड टू द मिलिट्री, पर्टिकुलरली द गार्ड्स। और फिर उसके साथ साथ ये भी एक हकीकत है कि इस मुल्क की एक मुसल्लह फौज नहीं है, दो हैं, अर्तेश है जो रेगुलर आर्म फोर्सेस है। सो इनका अब जो है आपस में कोई बैलेंस ऑफ पावर होगा तो ये रजीम आगे चलेगी। देन केम द वॉर। अब वॉर ने वो सारी बिसात पलट दी है। IRGC हैज बिन हिट वेरी हार्ड। ऊपर से जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, रिलीजियस लीडरशिप थी, वो भी हिट हुई है। सो नाउ यू गॉट फैक्शंस एंड कैंप्स दैट वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस मोमेंट। सो उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो ऐसे माहौल में एक कोहिरेंट तरीके से अग्री कर सकें। उनके लिए भी चैलेंज है। दे आर नॉट गोना कम आउट एंड से इट, बट दैट्स देयर रियलिटी दैट दे हैव टू डील विद। तो वो थियोक्रेसी के खिलाफ है, ये जो आप कह रहे हैं कि वो उस पे सेम पेज पे नहीं है और उसके खिलाफ ये कुछ मूवमेंट हो सकती है। देखें, इस वक्त जो है मैं समझता हूँ उन लोगों के दरमियान इख्तलाफ है। आई मीन वी कैन गो इनटू द निटी ग्रिटी डिटेल्स, बट सफाइस टू से कि ये जो इस वक्त मौजूदा जो इख्तलाफ है इंट्रा एलीट, इट्स अबाउट कि भाई जो है देयर आर दोज हु आर सेइंग लुक इट कुड गेट वर्स फॉर अस। यस, हमने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को जो है डिसरप्ट किया हुआ है, कब तक? ठीक है, बिकॉज हमारी लामहदूद कुव्वत तो है नहीं। अमेरिका की कुव्वत हमसे बहुत बड़ी है, साथ में इसराइल भी है। एंड देयर इज नोबडी, आई मीन लुक, ईरान इज स्ट्रेटेजिकली लोनली। दिस इज वन ऑफ द जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ऑफ ईरान, नॉट टुडे बट दिस इज बिन अ कांस्टेंट सिंस द ये जो मॉडर्न ईरान जो है वो मर्ज वजूद में आया है। तो उसमें फिर यही हालत उनको ये अपना कैलकुलेट करना है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो probably are a bit more ideological, less pragmatic, and they're saying, look, we got this, and अमेरिका ने ग्राउंड ट्रूप्स नहीं डालने। हमारा बॉटम लाइन ये है कि जो भी हो जाए, लेकिन जो डोमेस्टिक एबिलिटी टू कंट्रोल द कंट्री आफ्टर द वॉर, वी रिटेन इट। फिर दूसरी तरफ से जवाब आता है कि हाउ श्योर आर यू? सो आई एम टॉकिंग अबाउट अ बैक एंड फोर्थ दैट्स डायनामिक। अच्छा, तो फिर अगर चलें ठीक है, हम ये बात करें कि ईरान के अंदर भी बहुत से मसाइल हो सकते हैं और वो इंटरनली इतने बड़े हैं कि जहाँ पे बिगर लेवल पे जाके वो ईरान को सफ़र करना पड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो फिर अमेरिका को भी बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा इस जंग की वजह से। ये नहीं कह सकते कि अमेरिका को नहीं करना पड़ा। अभी डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी का ग्राफ में देख रही थी, वो बड़ी तेज़ी से कुछ ही दिनों के अंदर वो गिरता हुआ चला रहा है। जो उनकी पब्लिक सपोर्ट है इस वॉर को लेके चलने के लिए, वो अब ये कहना शुरू हो गए कि तो इसराइल फर्स्ट की पॉलिसी हो गई है, अमेरिका फर्स्ट कहाँ पे गया है। तो वो दूसरी तरफ डेस्परेशन हमें ईरान से भी ज़्यादा देखने को मिलती है, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने शायद जो मिस कैलकुलेशन की वो पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। नहीं, there is miscalculation and then there is miscalculation. उनका स्केल होता है, फिर एक नेट स्ट्रेटेजिक रियलिटी भी होती है। You're absolutely right. Look, the president faces constraints. Number one, मिड टर्म ईयर है। Number two, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ गिर रहा है। Number three, this war is not very popular. And number four, जो economic pain है वो बढ़ रही है। So that is a reality that does constrain American options. ये इसमें कोई ऐसी there's no two ways about it. This is a fact. These are all facts. But what I'm talking about is sort of the net strategic situation. So अमेरिका के लिए economic pain है, लेकिन ईरान के लिए this is existential. The regime के लिए existential है ये. So we need to sort of, we can't, these are apples and oranges if we're trying to compare constraints and अपना और किसके पास क्या leverage है। तो इसमें फिर ज़्यादा मुश्किल किसके लिए लगती है आपको? जहाँ तक मैंने आपकी बात का अंदाज़ा लगाया, मुझे लग रहा है कि आपका ये मानना है कि ईरान के लिए उससे भी ज़्यादा बड़ा चैलेंज है जितना इजराइल या यूएस के लिए है। ऑफ कोर्स, आई मीन जो है देखें, अमेरिका के लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि कहीं सदर डोनाल्ड ट्रंप की जमात इलेक्शन ना हार जाए नवंबर के अंदर, ठीक है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है के लिए ये एक क्वैगमायर ना बन जाए। ही डिडंट डू दिस टू लूज, he did this to strengthen his position and और अपने मुल्क की पोजीशन को बेहतर करने के लिए। अगर ये नहीं होता तो उनका लॉस क्या है? दूसरी तरफ हमें ये देखना है कि लॉस का जो है अपना स्कोप क्या है, कि the Iranians चाहे जो भी कह रहे हैं, look, they're not going to come out and say these things, जो है like I said, पब्लिक में जो कहा जाता है वो is very different. उनको अपनी रियलिटी सबसे बेहतर पता है।
उनको पता है कि उनके पास जो है स्टॉक पाइल ऑफ वेपन्स कितना रह गया है. दे डोंट वांट टू गो डाउन टू जीरो. दे डोंट वांट टू टच द रिजर्व्स. ठीक है, दे वांट टू लीव दैट रेनी डे के लिए जो है ना वो उसको महफूज रखना चाहते हैं. तो अब उन फिर ये भी है कि भाई अभी तो जो क़यादत है, देखिए जब आपकी डिकैपिटेशन स्ट्राइक होती है ना, तो चाहे आपने कितनी भी प्लानिंग की हुई हो, तो एक नई रियलिटी इमर्ज करती है. अचानक नए लोग सामने आ जाते हैं जो पहले सबॉर्डिनेट्स थे और उनको फैसले करने पड़ते हैं एक बड़े डायनामिक और फास्ट मूविंग जो है ना रियलिटी के अंदर. तो उस वक्त जो है स्ट्रेन एंड स्ट्रेस सिस्टम पे बहुत होता है. और देखें इस रेजीम का इंपेरेटिव क्या है. इसका इंपेरेटिव ये है रेजीम प्रेजर्वेशन. जो कुछ भी हो जाए, जंग हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे रेड लाइन ये है कि रेजीम शुड नॉट लूज पावर डोमेस्टिकली. नाउ हाउ कॉन्फिडेंट आर दे कि अगर ये जंग चलती रहे, ठीक है, आपस में लड़ाई ना शुरू हो जाए, क्योंकि जो है नर्व्स आर फ्रेइंग राइट नाउ. ये नहीं अच्छा है कि दे आर ऑल वेरी गुड. अच्छा अच्छा, तो इसमें फिर अली लारिजानी जैसे प्रेगमेटिक फिगर्स, अब तो चूंकि 2-3 लेयर्स की डीकैपिटेशन हो चुकी है लीडरशिप की, तो अब हमें प्रेगमेटिक फिगर्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो कि निगोशिएशन की तरफ जाएंगे, या फिर जो IRGC का एक हार्डन स्टांस है उसके साथ ईरान आगे जाएगा? देखें इट्स नो सीक्रेट के गालिबाफ जो हैं, मोहम्मद बाकर गालिबाफ जो स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट हैं, साबिक जो है यस। IRGC एयरफोर्स कमांडर रह चुके हैं. ही इज़ द लीडर, ही इज़ द पॉलिटिकल लीडर ऑफ द लार्जेस्ट फैक्शन विद इन द IRGC. अब जब भी नेगोशिएशन होती है उसमें यू कैंट बी टू प्रैग्मेटिक, बिकॉज फिर आप जो है मुखालिफिन के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, लेकिन आपकी जो सपोर्ट है अंदरूनी तौर पे वो फिसल जाती है. एंड दिस हैपेंड इन विद साबिक सदर जो है ना हसन रूहानी, जिन्होंने JCPOA जो ईरान न्यूक्लियर डील की थी ओबामा दौर में. यू नो या ही लॉस्ट अ लॉट ऑफ ग्राउंड विद इन हिज ओन यू नो एसोसिएट्स जो कि उनके साथ इत्तफाक नहीं करते थे कि किस हद तक हमें अमेरिका के साथ ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए. तो इस वक्त जो है जो मौजूदा हालात हैं उसमें ईरान को एक ऐसा बंदा चाहिए कि जो प्रैग्मेटिक भी है, लेकिन साथ साथ जो है वो ही स्पीक्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट या एटलीस्ट अ लॉट ऑफ देम. एंड आई थिंक दैट गालिबाफ सीम्स टू बी दैट काइंड ऑफ गाय फॉर द मोमेंट. लेकिन ये है ना कि जंग हो रही है, इज ही गोना बी अराउंड. आई मीन आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि अभी तक उसको एलिमिनेट नहीं किया गया. बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट किया गया है, उसको नहीं किया गया. सो दीज आर ऑल अच्छा, क्वेश्चंस इसमें दैट तो वी आज कैन ये भी, रेज. आज मैंने ये भी खबर देखी कि वो पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे 1-2 फिगर्स को, प्रेगमेटिक फिगर्स को टारगेट नहीं किया गया, इसलिए ताकि एक रास्ता बच जाए कुछ डायलॉग के लिए, कुछ बातचीत करने के लिए. जी, वो तो पाकिस्तान ने अभी, and that's also very interesting. Pakistan is requesting the Israelis not to target them, and that's also something it's worth discussing. लेकिन I'm I talking want you to about, comment on that as well. या सो अपना पाकिस्तान क्या जो है वो मैं अभी एक सेकंड में आता हूँ, लेकिन आई डू वांट टू मेक द पॉइंट के लुक, जो मैं बात कर रहा था कि ये जो अभी डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स गोइंग ऑल द वे बैक टू जून ऑफ लास्ट ईयर, इसमें गालिबाफ वाज नॉट टारगेटेड. ठीक True, है. true. There is a reason for that is because look, the Americans are negotiating with somebody. Look, जब मादुरो को जो है ना अरेस्ट किया गया था, कैप्चर किया गया था, तो उस वक्त डेल्सी रॉड्रिगस और बाकी से बातचीत चल रही थी. So one has to assume that there is a conversation going on with Ghalibaf and it didn't start yesterday. As for Pakistan, look, this shows Pakistan, ये जो मतलब popular sentiment ये होता है, और मतलब let's say you take the Pakistani passport, valid for all countries of the world except for Israel. That's a formal reality. The actual reality is that people, states talk to each other, they communicate with each other. Less or more, we can debate that. So it isn't direct hai, indirect hai, we can keep speculating. Lekin I want to point you to Musharraf Daur mein, former foreign minister Khurshid Mahmood Qasuri met his Israeli counterpart in Turkey. अच्छा. So I mean it's not like कि कोई relationships नहीं है, back channel communications हर किसी के साथ होते हैं. अच्छा, ठीक हो गया. इस वक्त एक चीज़ जो मुझे लगता है ज़ाती तौर पे कि ये जो डायलॉग, लेट्स से कि अगर वो होता भी इस्लामाबाद में होता है, टर्की में होता है, तो वो अनसक्सेसफुल इसलिए भी हो सकता है. मैं ये नहीं कह रही कि 100% इट इज़ गोइंग टू बी अनसक्सेसफुल, दिस इज़ जस्ट एन ओपिनियन,
कि अगर इसका रीजन एक ये भी हो सकता है कि मिसट्रस्ट बहुत ज्यादा है दोनों फरीकैन के दरमियान। अगर मैं ईरान की बात करूं, अभी 2 बार हमने देखा कि डायलॉग की टेबल पे आए, जो डायलॉग के 2-3 राउंड्स होते हैं, लेकिन उसके बाद ही पिछले साल भी अटैक कर दिया गया ईरान पे, और अभी भी डायलॉग बिल्कुल ओमान के मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम लोग कहीं बहुत करीब पहुंच रहे हैं, और उसके बाद अटैक कर दिया गया है अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से ईरान पे। तो मिसट्रस्ट जो है वो इन फरीकैन के दरमियान जस्टिफाइड है या नहीं, दैट्स अनदर डिबेट, लेकिन वो पाया जाता है। Absolutely. I And mean, that could be a you, spoiler as well. yes, it could. I mean, look, trust इसको इसीलिए CBM होते हैं, confidence building measures, कि जो है because you don't trust, and in war people don't trust each other. लेकिन उनको एक बात पता होती है कि बावजूद इसके कि वो एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं कर सकते, but they still know that they have to deal with the other side. And so Yeah. they have no choice. It's not like कि जी अच्छा मैं अब trust नहीं कर रहा, I'm going home, you go home. That's not a choice. That's not an option in policy terms. तो बात आपको करनी है। जहां तक ताल्लुक है जो है ना ओमान के जो लीडर का, फॉरेन मिनिस्टर का, कि ये हो रही थी, look, that's what exactly what he's going to say. I mean, he's not going to say, look, we failed. So nobody comes out and says we failed. He is of course going to say that, but the reality is कि जंग ना होती अगर वाकई ही में जो है बहुत करीब पहुंच चुके होते। So this is something that's just like तो common डॉक्टर साहब, फिर sense. हम जो सीबीएम्स की बात कर रहे हैं, फिर लेट्स से कि अभी अगर बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, कहीं पे वो एक्टिव हुई हुई है, तो फिर सीबीएम्स भी हो रहे होंगे, तो फिर क्या यूएस की तरफ से सीबीएम्स लिए गए, ईरान की तरफ से क्या लिए गए? डू यू सी एनी सीबीएम्स देयर? So, I mean, it's difficult. I wish I knew that, that kind of intelligence, Joanna, is being kept closely, secret. तो लेकिन कुछ इशारे मिल रहे हैं। वो इशारे क्या हैं? सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो है ना, कल की बात है या परसों की बात है, उन्होंने कहा कि हमें जो है वो उन्होंने कहा ये प्रेजेंट मिला है, और किसी ने पूछा कि भाई ये क्या न्यूक्लियर इशू के ऊपर है? उन्होंने कहा नहीं, ये ऑयल एंड गैस और स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड है, मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। सो उन्होंने एक्नॉलेज कर दिया कि दूसरी तरफ से कंसेशन आया है। इधर से जो है कंसेशन की वो अपना एक्नॉलेजमेंट नहीं आई, बिकॉज ईरान की इंपेरेटिव थोड़ी सी डिफरेंट है। ईरान इज ऑन द is playing a weaker hand. It does not look, it doesn't want to say कि भाई हम कैपिचुलेट कर रहे हैं, but it has to negotiate. So वो नहीं आएंगे कहने के लिए कि देखें ये हमें दे रहे हैं, लेकिन हमें इशारे मिल रहे हैं। जैसे कि ये खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल की थी, बेस्ड ऑन आई थिंक इट इज रेफरेंसिंग पाकिस्तानी सोर्सेज, कि जी जो है वो गालिबाफ और जो अब्बास अरगची हैं फॉरेन मिनिस्टर, उनको टारगेट नहीं किया जा रहा। टारगेट नहीं किया जाएगा। So that's also a concession. We Yeah. don't know the full scope of concessions. We're dependent on what is leaked or formally announced. अच्छा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से मुतालिक मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो नेवी चीफ के बारे में भी खबर इस वक्त इजरायली हुकाम की तरफ से आ रही है कि उनको टारगेट कर लिया गया है, तो डू यू सी एनीथिंग बिग हैपनिंग देयर रिगार्डिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? I think एक उसके हवाले चीज से क्या बहुत, होगा? जी देखें, उसमें एक चीज समझने की जरूरत है, और ये गलतुल आम बन चुका है कि ईरान कंट्रोल करता है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को। ईरान डज नॉट कंट्रोल द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। उनकी कोई शिप्स नहीं है, उन्होंने कोई फिजिकली उसको ब्लॉक नहीं किया हुआ। व्हाट ईरान ने किया हुआ है डिसरप्ट। वो उसका तरीकाकार क्या है कि भाई आप जो है खलीजी ममालिक पे बमबारी कर रहे हैं ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ। दैट क्रिएट्स अ रियलिटी कि शिप्स नहीं गुजरती हैं। हाँ, जो कौन सी शिप्स गुजर पा रही हैं वो इस वजह से गुजर पाती हैं क्योंकि वो पॉज कर देते हैं, जैसे चाइनीज शिप हो, पाकिस्तानी इंडियन शिप हो, और दीगर और हैं इराकी शिप्स, तो वो उनको जाने दे रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी फ्रेंडली कंट्रीज। तो दैट्स नॉट द सेम एज कंट्रोलिंग द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। ईरान को भी पता है डिसरप्शन इज डिफरेंट, एंड देयर इज अ स्ट्रेटेजिक जो है ना डिफरेंस हेयर। देखें, पैनामा कनाल को अमेरिका कंट्रोल करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए उसको बमबारी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वो एक रियलिटी है, बिकॉज इट्स देयर इज अ मैकेनिज्म देयर इज नो मैकेनिज्म हियर। अगर होता तो ये जंग ना होती। If Iran was truly controlling the Straits of Hormuz, then the United States would not be attacking it like this, let alone is. ठीक है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि ट्रूप्स ऑन ग्राउंड इज द नेक्स्ट थिंग। ये इसकी भी बहुत इसका शोर शराबा हो रहा है कि अब चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी शायद कुछ इस तरह का हो सकता है उस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि कुछ ऐसा किया जाए। डू यू सी इट हैपनिंग? I don't see it happening. मतलब look, there are some basic facts that say कि ये नहीं होगा. Number one, Iran is a country of 93 million people. Number two, उसका रकबा जो है वो यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली को मिला के है. It's huge.
देयर आर नॉट इनफ अमेरिकन फोर्सेस टू एक्चुअली कंट्रोल दैट। फिर अफगानिस्तान और इराक की जो गलतियां हैं वो सबके सामने हैं। तीसरी बात, ये सदर कह रहा है कि मैं फॉर एवर वॉर नहीं करूंगा, ठीक है, जिस वजह से मैं समझता हूं कि थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन, थोड़ी नहीं अच्छी खासी मिसकैलकुलेशन ईरानियंस की तरफ से हुई है। ही इज ट्राइंग टू डू लिमिटेड वॉर बट ही इज नॉट, ही डजंट वांट टू गो दैट फार। तीसरी बात ये, फाइनल बात ये है कि जो ट्रूप्स डिप्लॉय की जा रही हैं मोस्टली ये स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस हैं, चाहे वो मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट है, चाहे वो जो है 82nd एयरबोर्न डिवीजन है, चाहे ये फोर्ट ब्रैग की जो जेसॉक के फोर्सेस हैं, जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड, ये सब के सब जो है और तादाद भी स्पेशलाइज्ड बहुत ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हो सकता है। मुझे भी ये लगता है कि जैसे खाग आइलैंड है उसको कैप्चर करना या इंपॉर्टेंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को कैप्चर करना, That's also questionable. दैट कुड बी एन ऑप्शन। That's also questionable because Kharg Island is so close to the mainland. जो है जो पेंटागन के प्लानर्स हैं, they have to factor in the fact कि जी उनको मेनलैंड से मुज़ाहमत का सामना होगा। और और फिर ये है कि मेनलैंड का जो अगर आप देखें तो कोस्ट है, कोस्ट के बाद पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ जो हैं वो बेसिकली गिव यू हायर ग्राउंड एंड द अमेरिकन्स डोंट वांट टू बी इन द रेंज ऑफ दैट फायर। और ये भी याद रहे कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज और पर्शियन गल्फ का जो वॉर गेमिंग है ये कई डेकेड से चल रही है, ये आज की नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो आपने मेंशन की है कि जो मिसकैलकुलेशन ही चले उसको कह लेते हैं कि यूएस की तरफ से, और इवन हिस्ट्री भी, ये कल भी मैंने सवाल पूछा था कि ये जो यूएस की हिस्ट्री को देखे और ईरान की हिस्ट्री को देखे, यूएस जो है वो अगर कोई शॉर्ट टर्म उसकी जंगें जो है उसकी हिस्ट्री है, जबकि ईरान तो लंबी लंबी जंगें लड़ने का आदी है। तो अभी भी हमें कुछ ऐसा ही सिनेरियो देखने को मिलता है। देखें, डिपेंड करता है ना, वी कैंट जस्ट से कि जी जो है दीज आर सॉर्ट ऑफ, वी हैव टू ड्रॉप एल्टीट्यूड हियर एनालिटिकली कि व्हाट डू वी मीन बाय लंबी और छोटी जंगें, और व्हाट डू वी मीन बाय हिस्टोरिकल जो है वो डाटा पॉइंट्स। पहली बात तो ये है कि ईरान जो है वो उसने अमेरिका के साथ जंग उस तरीके से नहीं लड़ी, ठीक ठीक है, है। ये पहली दफा हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अमेरिका जो है वो बहुत दूर बैठा हुआ है, अमेरिका के कोर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है, दीज आर फोर्स प्रोजेक्शंस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। ईरान तो वहीं रहता है। दिस इज द सेम थिंग कि जिस वक्त पाकिस्तान के और अमेरिका के इंटरेस्ट डिवर्ज कर रहे थे अफगानिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान कह रहा था लुक वी लिव हियर, वी कैंट चेंज हु आवर नेबर इज, यू गाइस आर गोना गो होम एंड वी आर गोना हैव टू डील विद दिस स्टफ। तो ये रियलिटी यहाँ पे भी है, ईरान पे भी। इराक से जंग लड़ना और बात थी 80s के अंदर, ठीक ठीक है। है, और पीछे अगर आप मजीद पीछे तारीख में चले जाएं तो then that's a completely different era. Right now in the here and now, this is not easy for the Iranians. Obviously it's not easy for the Americans. Again, scale is different. ठीक है। डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, डॉक्टर कामरान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद इस जंग से मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको डिस्कस करेंगे। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा बासी। प्रोग्राम के हिस्से में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मेजर रिटायर्ड मेसम रजा साहब। मेसम साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। सर, आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर वो ये भी थी कि इजरायली हुकाम की तरफ से ये दावा किया गया कि ईरानी नेवी कमांडर अली रजा तंगीसी की हलाकत की उन्होंने ये कहा। तो उस हलाकत के बाद सर क्या समझते हैं आप कि क्या ईरानी बहरिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मुकम्मल बंद या जो अभी तक उनके पास कंट्रोल है उसको बरकरार रखने की सलाहियत रखती है, या इससे कोई खासा फ़र्क पड़ेगा ईरानी कमांड में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे इस अहम मौजू पे अपने साथ लिया है। मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो फौजें या जो कौमें जो हैं वो इनफरादियत के ऊपर बिलीव करके और अफराद के ऊपर वो चल रही होती हैं या इंडिविजुअल्स के ऊपर चल रही होती हैं, तो वो ऐसे मौकों पे जंगों में कोलैप्स कर जाती हैं। मेरा ख्याल है कि अगर ईरान ने कोलैप्स करना होता किसी एक इंडिविजुअल की डेथ के ऊपर या शहादत के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत से बड़ा
वाकया जो है वो, और उसके बाद अली लारजानी साहब की शहादत के बाद या उससे पहले जनरल कासिम की शहादत जो हुई थी, उसके बाद आपने ये देखा कि फर्स्ट वेव जो अटैक की, इजरायली अटैक ईरान के ऊपर आया था पहले दिन, फर्स्ट वेव में ही मेजर कैजुअलिटीज, मेजर पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप की कैजुअलिटीज हो गई थी। बट दुनिया गवाह है, इतिहास ने देखा कि ईरान ने किस तरह उसके बाद कमबैक किया, किस तरह रिटेलिएट किया। ये तब होता है जब आपके जो सिस्टम्स हैं वो इतने मैच्योर हुए होते हैं और लेयर्स ऑफ कमांड्स जो हैं वो प्री डिसाइडेड होती हैं। लोग मेंटली बड़े कंसेप्चुअली और स्पिरिचुअली बड़े क्लियर होते हैं फॉर देयर टास्क एंड टारगेट्स। तो उस हिसाब से मेरा नहीं ख्याल कि अव्वल तो ये ईरानी अभी तक किसी ऑफिशियल मीडिया ने ऐसी कोई अपने नेवल कमांडर की डेथ का जो है उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दी। अच्छा और जी अच्छा सर, इसमें लेकिन पासदाराना इनकलाब का भी दूसरी तरफ एक दावा है ना कि उन्होंने कहा कि हमने तो अमरीकी अड्डे तबाह कर दिए। फिर मैं अगर अमेरिका का रुख करूं तो अमेरिका ये कहता है कि हमने, आज भी डोनाल्ड ट्रंप व्हेन ही स्पोक टू द मीडिया, तो उन्होंने कहा कि हमने तो मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया है ईरान को, मिलिटरीली अगर हम बात करें उनकी इकॉनमी को हमने बिल्कुल पंक्चर कर दिया है। तो इस तरह से तो फिर दोनों साइड से बहुत बड़े बड़े दावे आ रहे हैं, तो इनमें कितनी हकीकत है? देखिए निम्रा, ये आजकल की जो जंगें हैं ना, इनको कभी भी किसी सिंगल विंडो में नहीं देखा जा सकता, ना उनको किसी एक स्फीयर में गेज किया जा सकता है। ये अभी मल्टीपल डोमेन वॉर्स हैं। ये टेक्टिकल वॉर एक जगह पे लड़ी जा रही होती है, स्ट्रेटेजिकल वॉर किसी और जगह पे लड़ी जा रही होती है, स्पिरिचुअल वॉर किसी और जगह पे लड़ी जा रही होती है, डिप्लोमेटिक वॉर किसी और जगह पे लड़ी जा रही होती है, और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है ये, जो कि अभी आजकल की नए वॉर थिएटर का एक बहुत अहम जो रुकन बन चुका हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है। और जहां तक आपके पर्टिकुलर अमेरिकन क्लेम की मैं बात करूं, तो अमेरिका ने तो आज से 6 महीने पहले वाले अटैक में भी कहा था कि उसने ईरान के तमाम जौहरी फैसिलिटीज जो हैं उनको निस्तो नबूद कर दिया है, तो कंप्लीटली उनको सैबोटेज कर दिया, और ईरान के अंदर मजीद अब जो है किसी किस्म के भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने की कोई सलाहियत नहीं है। तो उसके बाद आपने देखा कि खुद फिर उन्होंने कहा कि जी वो हमसे वो नहीं हुआ। और आज भी जो 15 पॉइंट्स प्रेसिडेंट यूएस की तरफ से आए हैं, उनमें पहला पॉइंट ये है कि ईरान अपने यूरेनियम की अफसूदगी जो है वो बंद करे। तो क्लेम्स तो क्लेम्स हैं, और वॉर क्लेम्स जो हैं ये सारी एक मेंटल वॉरफेयर होती है, और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, और अपने ट्रुप्स की डीमोरलाइज ना होने के लिए ये एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है। फिर अमेरिका की एक और, स्पेशली प्रेसिडेंट जो यूएस सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका एक ट्रेंड हमने देखा है कि वो बुनियादी तौर पे एक बिजनेसमैन है। वो अपने बयानात की बुनियाद पर अपनी स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या प्ले करते हैं और अपने चाहने वालों को कितना फायदा देते हैं एक एक ट्वीट करके, कि वो आज उन्होंने अगर स्टॉक एक्सचेंज उनकी लो जा रही है तो वो एकदम वहां उनका एक कोई दोस्त बड़ी हैवी बाइंग करेगा, और अगले दिन ट्वीट आ जाएगी कि हम जंगबंदी की तरफ जा रहे हैं। $1.5 बिलियन स्टॉक उठेगा और वो बेनिफिट उठाएगा, और अगले दिन वो एक भरपूर अटैक जो है वो ईरान के ऊपर कर देंगे और स्टॉक दोबारा बैठ जाएगा। वो जिसने लो बाइंग की होगी वो अपना सेल करेगा पीक के ऊपर और निकल जाएगा। फायदा बिजनेसमैन जिसको वो देना चाहते हैं वो दे जाते हैं। तो इस जंग को किसी एक सिंगल विंडो से या किसी एक स्फीयर से कभी भी आप गेज ना कीजिएगा। लेकिन मेसन साहब, इसमें जो पॉइंट्स हम बात करें ना कि डोनाल्ड ट्रंप के जो कल के भी 15 पॉइंट्स हैं, उसमें से एक पॉइंट तो ये चले वो यूरेनियम एनरिचमेंट का हो गया, न्यूक्लियर प्लान से मुतालिक हो गया, मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक हो गया। इसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो ग्रुप्स हैं, जो रेजिलियंस ग्रुप्स हैं, उनकी जो सपोर्ट है वो ईरान को रोकनी पड़ेगी। आज भी जैसे अगर हुसीज की मैं कहूँ तो हुसीज ने कहा कि हम ईरान को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं इफ नीडेड
टारगेट भी। दूसरी तरफ अगर देखें तो हम लोग हिजबुल्लाह की प्रेजेंस को देख रहे हैं, उसके खिलाफ फुट ऑन ग्राउंड है इजराइल का एक्शन, वो भी हमारे सामने ही है। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनकी प्रेजेंस कितनी मैटर करती है ईरान के लिए? देखिए, ईरान ने कभी भी इससे कोई डिस्क्लेम नहीं किया, और ईरान ने तो बहुत वाज़ेह तौर पे पहले ही उनके जब शहीद जो उनके रूहानी पेशवा थे आयतुल्लाह खामनेई साहब, उन्होंने तो स्टार्ट में ही कह दिया था कि ये ईरान की जंग नहीं है, ये इस्लाम की जंग है। या और ईरान का जो फलस्तीन के लिए, गजा के लिए जो स्टैंड था, वो किसी से भी कोई ढका छुपा स्टैंड नहीं था। और उसके बाद हिजबुल्लाह की जो सपोर्ट थी वो भी किसी से कोई ढकी छुपी नहीं थी। ईरान ने कभी भी ऐसे ग्रुप्स को या अपनी प्रॉक्सीज को सपोर्ट करने पे इनकार नहीं किया, चाहे वो हुतीस थे, चाहे वो फलस्तीन के गजा के हमास थे। तो ईरान इस चीज से कभी भी, मेरी अपनी राय है, ईरान इस चीज से कभी भी ना तो इखलाकी तौर पे दस्तबरदार होगा, ना प्रैक्टिकल तौर पे दस्तबरदार होगा, ना किसी डॉक्यूमेंट ऐसे का हिस्सा बनेगा जिसमें उसको इन ग्रुप्स की दस्तबरदारी का जो है वो ऐलान करना पड़े। इसलिए कि ईरान का जो स्टांस है वो बड़ा बेसिक स्टांस है, और उसके ऊपर ही इनकलाबे ईरान का जो है वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है कि ये जो जंग है, ये जो हमास की सपोर्ट है, जो फलस्तीन की सपोर्ट है, जो इजराइल के साथ उनकी, अब अभी इसको एक बेसिक क्वेश्चन करते हैं, ईरान की इजराइल के साथ दुश्मनी क्या है? क्या वो बॉर्डर शेयर करते हैं? नो। क्या ग्रेटर इजराइल का जो नक्शा है उसमें क्या फारस है ईरान का कोई हिस्सा है? नो। क्या ईरान ने कभी जो है वो किसी माजी में इजराइल की और ईरान की कोई जंग को वड्या ने एक दूसरे का कत्ल किया सी, कोई इनकी कोई जायदाद का तनाजा है? नो। अच्छा, ये तो वो अरब हैं, ये अजम हैं, इनका तो आपस में ऐसा तो तनाजा है क्या? बेसिकली ईरान का तनाजा ही जो है वो इंटरनेशनल है, स्पिरिचुअल है और रिलीजियस है। बैतुल मुकद्दस के ऊपर कब्जे से तनाजा ये शुरू है, और जब तक ये बेसिक रूट्स को जाके वो सेटल नहीं करते तो ईरान कभी भी अपनी किसी प्रॉक्सी को सपोर्ट करने से दस्तबरदार नहीं होगा। अच्छा सर, एक बहुत आज भी हम देख रहे हैं कि फॉरेन मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि रूस की तरफ से ईरान को इंटेलिजेंस भी दी जा रही है, ड्रोन्स की फराहमी भी यकीनी बनाई जा रही है रूस की तरफ से ईरान के लिए। ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये इस जंग का पांसा पलट सकता है, ये वाला एलिमेंट, जब ये इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रहा है, खासतौर पर वेस्टर्न मीडिया पर जाके? मैं जब आपसे बात कर रहा था ना कि डिफरेंट स्फीयर्स की ये जंग है, उसमें एक स्फीयर जो है वो टेक्निकल आर्मामेंट स्फीयर है। इस वक्त जो बहुत बड़ा रोल प्ले इस जंग में कर रही है वो टेक्निकल सपोर्ट है, जो इंटेलिजेंस सपोर्ट है ईरान को, जो इस वक्त वॉरफेयर की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो ईरान को उसकी सारी की सारी लॉजिस्टिक्स समेत और सिलेबस समेत, R&D समेत जो सपोर्ट मिल रही है। अब मैं जो एज ए तालिब इल्म ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज और वॉर स्टडीज का, मैं ये समझता हूँ कि एक एरा लगा था अमेरिका को अपनी वॉरफेयर और अपनी वॉर इंडस्ट्री को प्रमोट करते करते, और F-35 तक जब वो पहुंचे थे तो अब उनको यकीन था कि अगले 100 साल तक जो है इस जहाज तक कोई नहीं पहुंचेगा, तो हमारी सुपरमेसी जो है दुनिया के ऊपर 100 साल तो मजीद कंफर्म हो गई। इस जंग ने वो पूरी की पूरी सुपरमेसी को चैलेंज कर दिया है। वो F-15 गिरे हैं जो आज तक किसी टेक्निकल रीजन के ऊपर भी लैंडिंग उनकी नहीं रिकॉर्ड के ऊपर अमेरिका की। F-35 हिट हो गया है, F-18 आज सुबह हिट हो गया है, और दो की रिपोर्ट आ रही है। तो ये पूरे का पूरा एक, और ये मैं ये समझता हूं, और एक लेमैन भी ये समझता है कि ईरान तो वो मुल्क है जिसके ऊपर 50 साल से सैंक्शंस लगी हुई हैं, कोई एक सुई ना उस मुल्क से कहीं बाहर जा सकती थी ना आ सकती थी। तो ये इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, इतनी इंफॉर्मेशन जो है, और जो मैं चूंकि मेरी अपनी बैकग्राउंड भी एविएशन की है, मैं पायलट भी हूँ,
अच्छा। तो मैं ये आपको मैं बताऊं कि जिस टेक्नोलॉजी के साथ जो F-35 को हिट किया गया है, वो इंतहाई डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। वो किसी आईआर के जरिए, किसी इमेज रीडिंग के जरिए, किसी रडार टेक्नोलॉजी के जरिए नहीं किया गया। ठीक है। वो हीट सीकिंग के ऊपर उसको हिट किया गया, इंतहाई ऑर्थोडॉक्स और फंडामेंटल टेक्नोलॉजी के ऊपर जाके F-35 को। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आप शिकार करने के लिए बहुत एडवांस किस्म की गन्स लेके जाएं किसी शेर को मारने के लिए, और वहां एक देसी सा बंदा और वो शेर की आंख को एक गुलेल से मार के फोड़ दे, हम्म। तो वो सारी की सारी बंदूकें धरी की धरी रह जाए। बिल्कुल इस टेक्नोलॉजी के ऊपर F-35 हिट किया गया। अच्छा, ठीक हो गया मेसन साहब। फिर साथ मुझे ये भी बताएं कि चले हम ये बात करें ना रूस की, कि रूस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जा रही है, वरना ये मुमकिन ही नहीं है कि ईरान की तरफ से जिस तरह टारगेट किया जा रहा है अपने तमाम तरह टारगेट्स को, वो पॉसिबल नहीं हो सकता अगर ईरान वो अकेला है। तो वो इन्फॉर्मेशन, वो इंटेलिजेंस जो है वो रूस की तरफ से आ रही है। दूसरी तरफ इम्यूनेशन में भी बहुत सपोर्ट उसको ईरान की तरफ से, रूस की तरफ से सॉरी, मिल रही है। तो रूस ने साथ ही फिर ईरान की, आज मैंने ये खबर भी देखी कि S-400 मिसाइल सिस्टम की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की। वो मुस्तरद करने की फिर क्या वजह हो सकती है? क्या उसमें फिर अपने दीगर स्टेक्स को सेफगार्ड करने की कोशिश की जा रही है या कोई और वजह है इसकी? देखिए, ये जो जंगी होती है ना, ये इसमें आपने बहुत मुहतात होके मुल्कों के साथ चलना होता है। ट्रू। आप एक तरफ आपने, इससे बड़ा सवाल आपका ये बनता था कि इतना बड़ा अमेरिका का जो सबसे बड़ा इस वक्त अगर दुश्मन है अमेरिका का इस वक्त इकोनॉमिकली, सुपर पावर वाइज, आर्मामेंट में, ताइवान के इशू को लेके, किसी भी एनर्जी क्राइसिस को लेके, तो वो चाइना है। तो इस पूरी जंग में चाइना खामोश क्यों है? चाइना का तो कोई खुल के आज तक अमेरिका के खिलाफ एक बयान तक भी नहीं आया, और बिल्कुल एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में उन्होंने जर्नली इस एग्रेशन को कर्ब किया है, और बगैर नाम लिए किसी मुल्क का, लो की रहते हुए। लोग ही रहते हुए। तो क्या चाइना आपके ख्याल में एक इंटेलिजेंस सपोर्ट शेयरिंग नहीं कर रहा होगा ईरान के साथ? क्या चाइना इस वक्त मिसाइल प्रोग्राम में उसको सपोर्ट नहीं कर रहा होगा? मगर चाइना तो सामने नहीं आएगा। यू नेवर नो कि S-400 की रिक्वेस्ट जो है ईरान से करवाई गई हो और फिर रिजेक्ट करके दुनिया को बता दिया गया हो फिर कि हम इस चीज को प्रमोट नहीं करना चाहते रशिया की तरफ से ठीक है। या चाइना की तरफ से। तो ये हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। जंगों में जो है वो जीतता वो है जो सरप्राइज मैक्सिमम अचीव करता है। तो ये एक वॉर स्ट्रेटेजीज का हिस्सा होता है कि सामने कुछ और दिखाओ, पीछे कुछ और। हो सकता है वो आगे फोर्स ही कर रहे होंगे कल को S-400 जो है उससे किसी चीज को उन्होंने हिट करना, और ये क्लेम करे अमेरिका के S-400 रशिया, तो रशिया ने पहले ही उसको रिजेक्ट करके दुनिया के सामने बता दिया कि भाई मुझे दरखास्त आई थी, मैंने कुछ नहीं दिया। ठीक हो गया। मेसम रजा साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, सर बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन ने सुनी आज के न्यूज़ टुनाइट से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।